तो हेलो स्टूडेंट, इसके पहले हम लोगों ने सेट 3 तक सॉल्व कर लिया है। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी बोर्ड का इंग्लिश का पेपर जो 2025 में हुआ है, जिसमें 7 सेट टोटल बने हुए हैं और उन 7 सेट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। दूसरी बात कि इसके पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 और 2 और 3 ये तीनों सेट को हमने सॉल्व कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, आज बारी है सेट नंबर 4 की। सेट नंबर 4 817 बी के इस सेट का नाम है। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से, बड़े पेशेंस के साथ ध्यान से सभी प्रश्नों को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ये रहा आपका इंस्ट्रक्शन हालांकि हमने सेट फर्स्ट में बता रखा है, फिर भी यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा जानते रहिए। ये जो एग्जाम है 3 घंटे 15 मिनट का होगा, जिसमें आपको ये जो 15 मिनट है ये सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसमें 10 मिनट पढ़ के 5 मिनट अपना बचा सकते हैं। तो ये 15 मिनट आपको पहले कर दिया था कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। इस पेपर में पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट में करके आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें पार्ट ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मतलब एमसीक्यू आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चंस जो आपको OMR शीट पे फिल करने होते हैं। इसके अलावा जो पार्ट बी होता है उसमें आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपको पार्ट बी में सॉल्व करने रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ याद रखिए कि पहले प्रश्न से शुरू करके आखिरी प्रश्न तक जाएं। जिस प्रश्न को आप हल नहीं कर सकते उस पर अपना समय बर्बाद ना करें। ये प्रश्न का लास्ट जो है 9वां नंबर यही कहता है, इस बात को याद रखें। तो ये भी इसमें जानते रहिए कि समय बर्बाद ना करें, इसलिए कहता है। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जाइए। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आते तो उस प्रश्न को आप छोड़ दीजिए और लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है तो उस पर आप अपना दिमाग लगाइए। बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और इस सेट को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्ट ए पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। पार्ट ए में आपको हर एक प्रश्न के पहले इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि इस प्रश्न में आपको करना क्या है। जिस तरीके से यहाँ पे कहा गया कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये पैसेज पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है और चूज द करेक्ट ऑप्शंस। आपको ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से करेक्ट चूज करना है। ठीक है, तो अगर आपने सेट 3 तक सॉल्व किया है तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि हमको ये पैसेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। पहले हम लोग पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन को। ठीक है, इसके क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अबाउट हुम कुड प्रेमचंद्र राइट आफ्टर हिज रिटायरमेंट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रेमचंद्र अपनी सेवानिवृत्ति के बाद किसके बारे में लिख सके। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हो जाएगा अबाउट कंट्री एंड इट्स पीपल। हमको कैसे पता चला और आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको करना यह है कि आप इस वर्ड को ढूंढिए, प्रेमचंद्र राइट आफ्टर हिज रिटायरमेंट। इस वर्ड को ढूंढिए, देखिए आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। पैसेज में मैं बता दे रहा हूँ, लिखा है कि कुछ दिनों बाद फ्यू डेज आफ्टर प्रेमचंद्र रिजाइंड हिज जॉब of inspector of schools after having worked in the department for 20 years, है ना। मतलब ये कहा जा रहा है कि प्रेमचंद ने 20 साल तक अपने विभाग में काम करने के बाद स्कूल इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। ही वॉज अ फ्री मैन आफ्टर ऑल। अब वो बिल्कुल आज़ाद थे और कहानियाँ लिख सकते थे। नाउ ही कुड राइट नॉवेल्स एंड स्टोरीज अबाउट हिज कंट्री। देखिए आपका आंसर मिल गया, अबाउट हिज कंट्री। तो जैसे ही आपको मिला कंट्री एंड इट्स पीपल, अब वो कहानियाँ लिख सकते थे, है ना। किसके बारे में? अपने लोगों के बारे में, अपने देश के बारे में। इन हिज बुक्स, उनके किताबों में, ही dealt with the lives of the peasants and workers. He revealed the greed and menace of the money lenders and landlords and priests. उनका कहना यह था कि जो भी वो अपने किताबों में मेंशन करते थे, उनका कहना था कि उन्होंने किसानों और मजदूरों के जीवन को अच्छे से दर्शाया है अपनी किताबों में। उन्होंने साहूकारों और जमींदारों और पुरोहितों के लालच और उनकी नीचता का पर्दाफाश भी किया है। उन्होंने दहेज और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों पर भी प्रहार किया है और उन महिलाओं के पापों के लिए समाज को जिम्मेदार ठहराया है। किसको जिम्मेदार ठहराया है? सोसाइटी को। तो इस तरीके से आपको पैसेज पढ़ने हैं। हिंदी में अर्थ नहीं पता है कोई बात नहीं। देखिए आपको पहला आंसर यहाँ पर मिल गया, तो आपको पहले का आंसर पता हो गया कि अबाउट हिज कंट्री एंड इट्स पीपल। आगे कहा जा रहा है कि हु डिड ही होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंस ऑफ वुमेन। अभी मैंने बताया सोसाइटी,
सोसाइटी को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया, है ना। महिलाओं के पापों के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया था, तो उन्हें जिम्मेदार ठहराया था सोसाइटी को। यहाँ पर देखिए ये साफ साफ लिखा हुआ है सोसाइटी। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए स्टार्टिंग में ही बोला गया था 1 से लेकर 3 तक इस पैसेज पे बेस्ड है, तो तीसरा भी है। विच वर्ड इन दिस पैसेज द अपोजिट ऑफ हिड। हिड का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे कि हिड का मतलब होता है जो होता है छुपना। हिड का ये जो है हाइड का सेकेंड फॉर्म है, हाइड का सेकेंड फॉर्म है हिड। तो हिड का मतलब, हाइड का मतलब क्या होता है छिपना, और इसका मतलब क्या होता है उजागर कर देना, इसका उल्टा हो जाएगा। तो रिवील्ड का मतलब क्या होता है उजागर कर देना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 3 प्रश्नों के जवाब दे दिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न नंबर 4 से लेकर 8 तक के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। आप 4 से लेकर 8 तक के प्रश्नों को पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन को चूज करिए। पहले कह रहा था द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही, क्या होगा। अब ये आपका ग्रामर पोर्शन से है, ठीक है, किस पोर्शन से, ग्रामर पोर्शन से, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। तो मैंने आपको इसके पहले भी बता रखा है, ध्यान से समझिए। जब भी कभी भी आफ्टर आता है, क्या आता है आफ्टर, तो इसके बाद जो वर्ब आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मतलब वो हैड के साथ या हैव के साथ या हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगा। लेकिन अगर बिफोर आ गया, क्या आ गया बिफोर, तो इसके साथ हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या आया है बिफोर आया है, इसका मतलब ही के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगा। और सेकेंड फॉर्म इसमें से देखिए ये तो वर्ब की ऐसे ईएस फॉर्म है, ये हैज के साथ अराइव नहीं होगा, हैड के साथ अराइव नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है अराइव, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर ही अराइव्ड, मतलब उसके पहुंचने से पहले ही ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी। आगे है इफ यू वांट फूड यू आर, यदि आप भोजन चाहते हैं यू आर, इसका मतलब क्या है कि आप क्या है भूखे हैं, यही होगा। अगर आप भोजन चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप क्या हैं भूखे हैं। इसलिए इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है हंग्री, हंग्री मतलब भूखा। दूसरा है प्रेशराइज्ड, दबाव डालना। मांग करना हो जाएगा डिमांडिंग और जस्टिफाइज। अगर आप भूखे हैं तो आप क्या करेंगे प्रेशराइज करेंगे, दबाव डालेंगे, नहीं, इसलिए ऑप्शन गलत। आप डिमांड करेंगे, ये भी गलत। जस्टिफाई करेंगे मतलब उचित है, तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। हंग्री हैं, भूखे हैं, तभी तो आप मांग करेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में देखिए क्या कहा जा रहा है, देखिए रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर। में कुल मिला के आपको ये जो यहाँ से ये जो सेंटेंस के रूप में दिया गया है ऑब्लिक करके, इसको आपको एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, इसको सेंटेंस बनाना है। तो अगर आप सेंटेंस बनाएं तो यहाँ पर देखिए लास्ट में सभी के क्वेश्चन मार्क दे रखा है। क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसका मतलब जो सेंटेंस का पहला लेटर होगा वो या तो WH वर्ड से होगा या तो किसी हेल्पिंग वर्ब से होगा। यही बात क्लियर है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो कट गया, क्योंकि ये वी से स्टार्ट हुआ है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। दूसरी बात, जब भी हेल्पिंग वर्ब आता है तो उसके बाद ना सब्जेक्ट आता है। क्या आता है सब्जेक्ट। इसलिए अगर ये आर से स्टार्ट हुआ है तो आर के बाद क्या आ गया टू आ गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं आर वी। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, और फिर उसके बाद मेन वर्ब आता है। मेन वर्ब का मतलब क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या तो वर्ब की एसईएस फॉर्म, यही तो होता है। इसलिए यहाँ पर आप देखिए आर आ गया, आर के बाद वी आ गया, लेकिन इसके बाद टू भी आ गया, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा बी सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर कैसे समझ में आएगा, अगर ये स्ट्रक्चर आपको पता होगा तब ना समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं और कह रहा है कि इसमें से कौन सा मिस स्पेल्ड है। पहला ऑप्शन एक्लेम है, दूसरा क्लासिकल है, तीसरा असर्टेन है, और चौथा है सोशलिस्ट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि गलत वर्ड, ये मिस स्पेल्ड है, गलत है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो असर्टेन है इसका स्पेलिंग गलत है, क्योंकि यहाँ पर असर्टेन का मतलब क्या होता है पता लगाना। क्या होता है पता लगाना, और इसकी जो स्पेलिंग होती है यहाँ पर देखिए ये जो एस लगा हुआ है ये एस होता है, जिसमें ये एस नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि यही गलत है। बाकी सब सही है। एक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना,
ठीक है। और यहाँ पे क्लासिकल मतलब शास्त्रीय आप कर सकते हैं, शास्त्रीय है ना, क्लासिकल सॉन्ग शास्त्रीय संगीत। सोशलिस्ट का मतलब आप समाजवादी कर सकते हैं, ठीक है। आपको हिंदी लिखना नहीं है, बस आपको ये ऑप्शन ढूंढना था जो कि आपको सही पता चल गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। तो यहाँ तक प्रश्न था जो हमको पहले से बोला गया टिक द करेक्ट ऑप्शन करना है। आगे कह रहा है कि मंकीज वर जंपिंग वन ब्रांच टू अनदर, एक शाखा से मतलब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर जो है मंकी कूद रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कूद रहे हैं तो यहाँ पर कह रहा है कि 4 आपके पास ऑप्शन दिया है, इनमें से कौन सा सही होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जंप जो वर्ब है इसके बाद जो प्रीपोजिशन आता है ना, ये प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है। क्या आता है? फ्रॉम। जब वो एक डाल से दूसरे डाल पे जो मंकी है वो कूद रहे हैं तो फ्रॉम का यूज होता, ठीक है। और फ्रॉम का पेयर किससे बनता है? टू से। तो इसलिए यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे क्या आया है? टू आया है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं आया, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? फ्रॉम। इसलिए जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। जंप फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, है ना, ये जंपिंग है, जंपिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। अब आगे कह रहा है कि प्रश्न नंबर 9 और 10 इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है वो पढ़ना है, ये पैसेज के अकॉर्डिंग इसको आंसर देना है। तो हम हमेशा आपको बताते चले आए हैं कि जब भी आपको पैसेज मिले सॉल्व करने के लिए तो पैसेज के पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। और ये हमारे लिटरेचर बुक से होता है, इसलिए आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए कह रहा है द सीगल, अब सीगल चैप्टर आपको पता ही होगा कौन से चैप्टर से है। लिख रहा है द सीगल फेल्ट सर्टेन दिस दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम सजेस्ट दैट। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सीगल को यकीन था कि उसके पंख कभी उसका साथ नहीं देंगे। इसे पता चलता है कि, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ऑप्शन नंबर बी, ही वुड नॉट बी एबल टू फ्लाई, इससे वो कभी उड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और अगर इन्हीं वर्ड्स को आप अगर इसमें ढूंढें, है ना, मान लीजिए आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो अगर आप ढूंढें तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ही फेल्ट सर्टेन, है ना, दैट ही विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लीक वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, ठीक है। उसे हमेशा लगता था कि वो उड़ नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि उसके पंख उसके साथ नहीं देंगे। तो यहाँ पर अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि सीगल को पक्का विश्वास था कि उसके पंख उसे सहारा नहीं देंगे, यानी वो उड़ ही नहीं पाएगा, इसलिए वह उड़ने से डरता था, वो कभी भी उड़ान भरने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है ही वुड कम डाउन इफ ही फ्लाइज, वो यदि वह उड़ता तो नीचे आ जाता, है ना, हालांकि वो उड़ने से ही डर रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि वो बहुत दूर चला जाएगा, जब उड़ने से ही डर रहा था दूर कैसे जाएगा? ही वुड बी एबल टू फ्लाई, उससे उसे ये डर था कि उसके पंख उसके खुलेंगे नहीं तो साथ देंगे नहीं, तो उड़ कैसे पाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए 10वें पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। फेल्ड टू मस्टर अप करेज मीन्स, यहाँ पे लिखा गया है फेल्ड टू मस्टर अप करेज का मतलब क्या है? देखिए फेल्ड टू मस्टर अप करेज का मतलब होता है साहस जुटाने में असफल हो जाना, है ना, साहस जुटाने में असफल हो जाना मतलब हिम्मत न जुटा पाना। और कह रहा है कि इसमें से आपके पास जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। तो हिम्मत न जुटा पाना यहाँ पे लिखा है बिकेम करेजियस, करेजियस का मतलब होता है साहसी बन जाना, बिकेम करेजियस साहसी बन जाना, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। बिकेम ब्रेव, बहादुर हो जाना, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डिससेटिस्फाइड और यहाँ पे डिसहार्टनेड, तो 2 ऑप्शन है, दोनों में से डिससेटिस्फाइड संतुष्ट कैसे, जब वो उड़ पाएगा कि नहीं पाएगा, संतुष्टि कैसे होगा, इसलिए एक ही चीज़ है कि उसका हिम्मत टूट जाना, निराश हो जाना, डिसहार्टनेड, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि प्रश्न नंबर 11 से लेकर 13 मतलब 11, 12 और 13 आपके पास करेक्ट ऑप्शन है और चूज करने हैं। देखिए कह रहा है कि
क्वेश्चन नंबर 11, नेवर इन हिज डैश एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस वाक्य में क्या कहा गया है कि एक जो पोस्टमैन है उसके नाते उसने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा था, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है लाइफ, यही सही हो जाएगा कि नेवर इन हिज लाइफ एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उन्होंने ऐसा कभी एड्रेस नहीं देखा था, लेटर नहीं देखा था, इसलिए वो अपने लाइफ में है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टाइम नहीं होगा, कैरियर, ऑफिस नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड क्या हो जाएगा? तो आपका कंपेनियन एंड गाइड, ऑप्शन नंबर बी है ना। गोवा के बचपन के दिनों में बेकरी वाला बच्चों के लिए सिर्फ दोस्त और साथी ही नहीं थे, बल्कि एक गाइड के रूप में भी काम करते थे, गाइड के जैसे भी होते थे। तो इस चैप्टर में ये जो गाइड वर्ड है यही ज़्यादा उचित है, इसलिए यही सही होगा। सपोर्टर, गार्जियन और फेलो ट्रेवलर ये नहीं सही होगा। आपको कभी कभी लगेगा फेलो ट्रेवलर हो सकता है, लेकिन नहीं, वो गाइड थे। वो फ्रेंडशिप भी रखते थे, कंपेनियनशिप भी रखते थे और उसके साथ साथ वो गाइडिंग भी करते थे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। सडनली वली डैश हर हैंड्स विथ ग्ली, है ना। वली जब बहुत खुश होती थी वो ताली बजाती थी, तो ताली बजाती थी क्या हो जाएगा? क्लैप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप डायरेक्ट आंसर बताते जा रहे हैं, अरे ये सब आपके लिटरेचर से है, तो लिटरेचर से है तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको करना है कि आपके पास ये एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इसके बेस पे आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो व्हाट डज द पोएट स्कैर्सली मेंशन व्हाइल राइटिंग लेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर कवि क्या कह रहा है? देखिए, कवि कहता है कि लंबे पत्र लिखते समय जंगल के घर से चले जाने का जिक्र बहुत कम करता है, यानी वह इस बदलाव को अपने पत्रों में शायद ही लिखता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इन विच आई स्कैर्सली मेंशन दैट डिपार्चर। ठीक है, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, बात समझ में आया? ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। आपको आंसर साफ साफ दिखाई देगा अगर आप पढ़ें तो। क्लियर है? इसलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा है कि हाउ डज द स्मेल ऑफ लीव्स रीच इनटू द पोएट्स रूम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा डी सही हो जाएगा। यहाँ पर जो पत्ते होते हैं और जो लाइकेन होते हैं, जो गंध होती है, तो उसकी जो आवाज़ जो होती है उसके कमरों तक पहुँचती है ना, तो आवाज़ पहुँचती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तक। क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तक। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि वेयर डिड ट्रिकी कीप हिज कोट्स एंड रैन कोट्स। जो ट्रिकी होता है उसने अपना कोट्स और रैन कोट्स कहाँ पर रखा? तो कहाँ पर रखा था? अपने वार्डरोब पर ही रखा था। ये जो चैप्टर है अ ट्रिम्फ ऑफ द सर्जरी, इसमें ट्रिकी के पास बहुत सारी कोट व रेन कोट थी। मिसेस पैम्फ्री ने उसके लिए एक छोटा सा वार्डरोब बनवाया था जिसमें उसके कपड़े रखे जाते थे, इसलिए वार्डरोब ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है व्हाट डिड ऑजवेल ब्रिंग टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अमेरिकन एसेंट, है ना। ये जो कहानी है द मिडनाइट विजिटर, इसमें ऑजिबल जो थी वो अमेरिका की थी, है ना। वो बोस्टन से पेरिस आया था और अपने साथ अमेरिकी उच्चारण, अमेरिकन एसेंट लेके आया था। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है व्हाट टाइम डिड ग्रिफिन चूज टू वंडर अबाउट लंदन। ये जो है ग्रिफिन जो चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर से है। इसमें ग्रिफिन जो होता है वो गायब हो जाता है, लंदन की सड़कों पर घूमता था। उसने घूमने के लिए बहुत सी जो है अनसुटेबल टाइम को चुना था जिससे दिक्कतें झेलनी पड़ती थी, इसलिए अनसुटेबल टाइम मतलब बिना सोचे समझे कोई भी टाइम हो, अनुचित टाइम हो, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, हु अटर्ड अ क्राई एस्टोनिशमेंट। तो ये चैप्टर है द नेकलेस। जब मैटिल्डे ने 10 साल बाद हार लौटाया और मैडम फरिएस्टर को बताया कि उसने असली हीरे का हार समझकर उसकी भरपाई की, तब मैडम फरिएस्टर आश्चर्य से चिल्ला उठी। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, मैडम फरिएस्टर। और ये रहा पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये पार्ट 1 जो होता है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है। ये आपको टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं जो OMR शीट पे इसको आपको क्या करना होता है, फिल करना होता है। तो यहाँ तक आप फिल करेंगे। तो यहाँ पर यह है कि वाई वॉज रामलाल वरीड अबाउट भोली। रामलाल जो था वो भोली के बारे में क्यों चिंतित था। देखिए कहानी में आपको जो चैप्टर है भोली, उसमें आपको साफ साफ पता चलता है कि जो रामलाल की जो बेटी होती है वो चेचक और दागों से परेशान थी। इसके अलावा वो हकलाती भी थी तो और सुंदर भी नहीं थी, तो इसके कारण वो पढ़ाई में भी कमज़ोर थी। इसी कारण रामलाल को चिंता थी कि उसका विवाह कैसे होगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भोली हैड नाइदर गुड लुक नॉर इंटेलिजेंस। भोली ना तो अच्छी दिखती थी और ना ही वो इंटेलिजेंट थी। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं पार्ट बी। पार्ट बी आपका रीडिंग सेक्शन है और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो रीडिंग सेक्शन होता है यह एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें आपको नंबर आराम से मिल जाते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। कैसे मिल जाते हैं भाई, इसलिए मिल जाते हैं क्योंकि इसका जो आंसर होता है वो क्रम से दे रखा है। पहले आपको पहले का आंसर मिलेगा, फिर दूसरे का मिलेगा, फिर तीसरे का मिलेगा, फिर चौथे का मिलेगा। ये क्रम फिक्स होता है। अगर आपने सेट 1, सेट 2, थर्ड आपने पढ़ा होगा तो आपको आइडिया अब लग गया होगा कि कैसे ढूंढना है। बात समझ में आया होगा। चलिए तो पहले हमको क्या करना है, पार्ट बी में पहले हमको क्या करना है, इस सेक्शन में क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसमें आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है। तो हम पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ तक आपका पूरा पैसेज दे रखा है। मैं पैसेज का मतलब भी बताऊंगा, अर्थ बताऊंगा कि क्या है, लेकिन आप खुद से डिसाइड करिए कि क्या इसका हिंदी मतलब शब्दार्थ ये पैसेज का अर्थ जानना जरूरी है कि नहीं। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आंसर बना के लिखा हुआ है। तो आपको अगर ये ऐसा लिखने आता है पैसेज पढ़ने के बाद, आपके पास टाइम रहता है तब तो सही है, लेकिन नहीं आता है तो उसके लिए क्या करेंगे वो समझिए। ठीक है, तो पहले देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको एग्जाम में क्या करना है, आप कैसे करेंगे। व्हाट क्वालिटी डज एक्साइट मैंस गर्ल। तो यहाँ पर आप इसका आंसर क्या देंगे, आपको पहले ये जो वर्ड यहाँ पे दे रखे ना इसको ढूंढिए और मैं बताता हूँ कि इसको पहले ही सबसे मिलेगा। तो यहाँ पर क्वालिटी डज एक्साइट मैंस गर्ल कहाँ है, तो आप देखिए मैन इज मेड मेनी क्वालिटीज, मिला नहीं मिला, बहुत गुड एंड बैड एंड अमंग द लेटर इज एंगर। ठीक है, मिल गया। तो पहले का आंसर तो आपको मिल गया, तो इसलिए ये आपका पहले का आंसर है। आप डायरेक्ट स्टार्ट कर दीजिए। मैन इज मेड ऑफ मेनी क्वालिटीज, बहुत गुड एंड बैड एंड अमंग द लेटर इज एंगर। आप चाहे तो एक लाइन और बढ़ाइए, द नेचर ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज सच द एनीथिंग दैट गिव्स ऑफेंस टू हिज sentiments or goes against his principles excites his anger। तो ये हो गया आपका पहले का आंसर। तो पहला का आंसर मिल गया। देखिए पहले का आंसर मिल गया, अब मिलेगा इसके बाद दूसरे का आंसर। ठीक है, चलिए दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि व्हाट डज अ मैन लूज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर। तो यहां पर देखिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखिए साफ साफ दिख रहा है, Under its influence, a man loses his power of reasoning and judgment, not being able to retain control over himself when angry. He does not know what he is doing or saying. Under its influence, in a man is so much put off his balance that he forgets his duty towards his superiors and may even go। अब जहाँ तक फुल स्टॉप है आप वहाँ तक लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आप देम तक लिख लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा दूसरे का आंसर। किसका आंसर हो गया, दूसरे का। तो आपने देखा पहले का आंसर मिला, फिर दूसरे का। अब आप चाहे तो यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, यहाँ तक दैट के पहले यहाँ बैलेंस तक भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि ये दो नंबर के होते हैं। ये भी आपका 2 नंबर का है, ये भी आपका 2 नंबर का है, तो थोड़ा सा लिख दीजिए, है ना।
अब यहाँ पर हम जो मैंने लिखा हुआ है, आप कहेंगे सर आपने तो एक ही 2 लाइन में कंप्लीट कर दिया। मैंने परफेक्ट आंसर लिखा हुआ है ना, अपने अकॉर्डिंग लिखा हुआ है आंसर। तो इसलिए अगर आप परफेक्ट लिखना जानते हैं और मुझे पता है कि आप नहीं जानते हैं, इसलिए मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ इसी बेस पे कंप्लीट करिए, आपका पूरा काम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि व्हाट इज द वर्स्ट क्राइम दैट अ मैन कमिट्स व्हेन ही इज बियॉन्ड द, ये कंट्रोल है, कंट्रोल ऑफ एंगर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वर्ड है ये भी एंगर है। ठीक है, तो अब देखिए साफ साफ लिख रहा है व्हेन एंगर गेट्स द बेटर मैन ही इज कैपेबल ऑफ, पूरा देखिए लास्ट दियर द, मिला कि नहीं मिला? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर मिला। तो ये आपका 3 का आंसर है। तो आपने देखा किस तरीके से पहले का आंसर मिला कि नहीं मिला, फिर दूसरे का आंसर मिला और फिर उसके बाद तीसरे का आंसर मिल गया। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में यही ना बताया कि पहले आपको पहला आंसर मिलेगा, फिर दूसरा मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा और चौथा जो होता है फिर ये मिलेगा। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जो चौथा का आंसर होता है पहले दूसरे तीसरे में ही छिपा रहता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि चौथा ये कभी नाउन पूछ देता है किसी में से, या कभी सिनोनिम पूछ देता है, कभी एंटोनिम पूछ देता है। तो इस हिसाब से आइए देखते हैं इस सेट में क्या पूछा गया है। तो इस सेट में पूछा गया है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ इरेशनैलिटी। तो यहाँ पर इसका क्या पूछा गया है? अपोजिट। तो आपको इसी पैसेज में ढूंढना है, क्या करना है? इसी पैसेज में ही ढूंढना है। तो पैसेज में ढूंढने के बाद आपको बताना है, इसका मतलब होता है अतार्किक। अतार्किक, तो तार्किक क्या होता है? रीजनिंग होता है। रीजनिंग का मतलब तर्क होता है, तार्किक होता है। तो इसका मतलब रीजनिंग हो जाएगा। आप जजमेंट भी कर सकते हैं, रीजनिंग एंड जजमेंट, ये आपका रहा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये रहा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ से आप लिख सकते हैं रीजनिंग एंड जजमेंट। तो इतना भी लिख देंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आपको क्लियर पता चल गया होगा किस तरीके से हमको आंसर पता करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस पैसेज में कहा क्या गया है। मैन इज मेड अप, मैं आपका इसको जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहा जा रहा है कि मनुष्य अनेक गुणों से बना है, अच्छे और बुरे दोनों, और इनमें से एक है क्रोध। ठीक है, हर इंसान का स्वभाव ऐसा होता है कि ऐसा कुछ भी जिसके भावनाओं को ठेस पहुंचाता हो या उसके सिद्धांतों के विरुद्ध उसका क्रोध भड़काता है, परिणाम स्वरूप होने वाली बुराइयां क्रोध उनके दुष्प्रभाव हैं। इसके प्रभाव में आकर मनुष्य अपनी शक्ति खो देता है। तर्क और निर्णय की क्षमता, यही रीजनिंग और जजमेंट है ना, तर्क और निर्णय की क्षमता नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थ होता है जब वह क्रोधित होता है। व्हेन एंग्री ही डज नॉट नो व्हाट ही इज डूइंग सेइंग अंडर इज इन्फ्लुएंस अ मैन। तो इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि जब वह अपना नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थ होता है, जब वह क्रोधित होता है तो उसे पता नहीं होता कि वह क्या कर रहा है या क्या कह रहा है। तो इसके प्रभाव में आदमी इतना असंतुलित हो जाता है कि वह अपने वरिष्ठों के प्रति, अपने बड़ों के प्रति भी कर्तव्य को भूल जाता है। यहाँ तक कि वह ऐसी बातें भी कह दी जाती है उसके द्वारा कि वो अपमान, एक्सट्रीमली इंसल्टिंग टू देम, मतलब बहुत ज़्यादा अपमानजनक भी होती हैं। आगे देखिए, व्हेन एंगर गेट्स द बेटर ऑफ मैन ही इज कैपेबल ऑफ द कमिटिंग द वर्स्ट क्राइम्स एंड देयर इज नथिंग टू बी सरप्राइज्ड एट द एज इफ अंडर इट्स इविल इन्फ्लुएंस ही कमिट मर्डर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब क्रोध मनुष्य पर ही हावी हो जाता है तो उससे वह सबसे बुरे अपराध करने में सक्षम हो जाता है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है यदि उसके बुरे प्रभाव में वह हत्या भी कर दे, मर्डर भी कर दे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से पैसेज का आंसर लिखना है, लेकिन मैंने क्या लिखा हुआ है इसको ध्यान से समझिए। अब ये कैसे, मैंने जो लिखा हुआ इसको समझने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको जो मैं क्लास में इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ग्रामर पढ़ाता हूँ, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तब जाकर समझेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बता दिया, आप अगर ना लिखेंगे आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटे। व्हाट क्वालिटी डज एक्साइटमेंट एंगर, कौन सा गुण है जो मनुष्य की गुस्से को उत्तेजित करता है? तो कोई भी बात जो उस व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है या उसके सिद्धांतों के विरुद्ध हो जाती है तो उसे क्रोध में भड़का देती है। तो यह तो लिखा गया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डज अ मैन लूज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंगर। दूसरा कह रहा है, क्रोध के प्रभाव मनुष्य क्या खो देता है? अपना रीजनिंग और जजमेंट ही तो खोता है, अपना तर्क और निर्णय शक्ति, क्या निर्णय ले, यही खो देता है। आगे कहा जा रहा है, व्हाट इज द वर्स्ट क्राइम इन द मैन दैट अ मैन कमिट्स व्हेन ही इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंगर। जब कोई व्यक्ति क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता तो वह सबसे बुरा अपराध क्या कर देता है?
क्या करता है, मर्डर भी कर देता है। बस इसका आंसर यही है, द वर्स्ट क्राइम इज मर्डर। विच वर्ड इन द पैसेज इन इज द अपोजिट ऑफ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरीके से आपको करना है, ध्यान रखिएगा, पहले का आंसर मिलेगा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, और चौथे का तो दूसरे तीसरे के अंदर मिल जाता है। तो ये क्रम हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पैसेज आपको समझ में आ गया होगा। आगे है आपका राइटिंग सेक्शन। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें 2 मिलेंगे, या तो आप एक लेटर लिखिए या तो आप एक एप्लीकेशन लिखिए, इन दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे। अगर आपको लेटर आ रहा है तो लेटर लिखिए, एप्लीकेशन आ रहा है तो एप्लीकेशन लिखिए। बात समझ में आया होगा। लेकिन मैं आपको दोनों बताता हूँ, तो दोनों देखते हैं। पहला है राइट अ लेटर टू योर मदर गिविंग हर योर इम्प्रेशन व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डू नॉट लाइक इन योर कॉलेज। तो आपको एक पत्र लिखना है, एक लेटर लिखना है, उसमें आप उन्हें बताएं, अपनी माता जी को ये बताएं कि कॉलेज में आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। अगर आपको लेटर नहीं लिखने आ रहा है तो आप एप्लीकेशन लिखिए। किसको, टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को, रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू इशू अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट एज योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड। अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखें जिसमें आपसे अनुरोध हो, है ना, कि आपके पिता का ट्रांसफ़र हो गया है, इसलिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पत्र जारी करें। तो ये आपको बताना है। चलिए तो दोनों के एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेटर, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि मैंने यहाँ पर लिखने के बाद इस पार्ट को यहाँ पर लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा कि इसके बाद की कहानी इस तरफ है। चलिए ध्यान समझते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या गया, सेंडर एड्रेस है, ये सेंडर एड्रेस है। हॉस्टल नंबर 2 ABC कॉलेज, जो भी कॉलेज है अपने कॉलेज का नाम लिखिए। सिटी में जो भी आपका सिटी है वहाँ पर लिख दीजिए। डेट का स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जिस तरीके से ये है, 11 सितंबर 2025। आप बिल्कुल देखिए, ये डेट आपके बुक में आपके क्वेश्चन में तो मिलेगा नहीं, इसलिए ये उसी दिन का लिखिए जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हो। आप ऐसे बिल्कुल मत लिखिएगा 11/9/2025, ये गलत तरीका होता है। कोई भी और तरीका इसके अलावा गलत होता है, आप इसी तरीके से लेटर में लिखते हैं। उसके बाद लिखेंगे डियर मदर, कॉमा देना यहाँ पर भूलेंगे नहीं, कॉमा देना है। उसके बाद क्या लिखेंगे, आप क्या लिख सकते हैं कि आशा करता हूँ कि आप पहले, हमेशा याद रखेंगे कभी भी लेटर लिखने से पहले आप हमेशा आशा करिए कि आप कुशल मंगल होंगे, है ना। फिर आप अपने बारे में बताइए कि आई होप यू आर कीपिंग वेल, मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आई एम राइटिंग टू शेयर माई इम्प्रेशन अबाउट माई न्यू कॉलेज, द कॉलेज बिल्डिंग इज़ वेरी बिग एंड एरी। तो यहाँ पे वो कहा जा रहा है कि मैं अपने नए कॉलेज के बारे में आपसे विचार करने, साझा करने के लिए पत्र लिख रहा हूँ कि कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो बहुत बड़ी है और एयरिंग मतलब हवादार है, मतलब कि उसमें हवा अच्छे से आते जाता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि द क्लासरूम आर नीट एंड वेल फर्निश्ड, मतलब जो क्लासरूम है वो भी साफ़ सुथरी हैं और बहुत अच्छे तरीके से सुसज्जित भी हैं। आई लाइक द लाइब्रेरी मोस्ट, मुझे लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा पसंद है। इट हैज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ बुक्स एंड मैगजीन्स, क्योंकि वहाँ पे पुस्तक हैं, बहुत सारे पत्रिकाएँ हैं। तो द टीचर्स आर वेरी हेल्पफुल एंड कोऑपरेटिव। आई आल्सो एंजॉय द प्लेग्राउंड एंड द कल्चरल एक्टिविटी हेल्ड रेगुलरली। शिक्षक यहाँ के जो है बहुत मददगार हैं, बहुत सहयोग करते हैं। मुझे खेल का मैदान और नियमित रूप से आयोजित होने वाली जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये आपने यहाँ पर बताया कि आपको क्या पसंद है। अब आप बताएंगे आपको क्या नहीं पसंद है। हाउएवर देयर आर अ फ्यू थिंग्स, ठीक है। देखिए हालांकि कुछ चीज़ें मुझे पसंद नहीं हैं, आई डोंट लाइक द कैंटीन फूड इज़ नॉट वेरी टेस्टी एंड समटाइम्स द क्लीनलीनेस इज़ नॉट मेंटेन्ड द प्रॉपरली। कैंटीन का खाना ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं होता और कभी कभी साफ़ सफाई भी ठीक से नहीं होती है। आल्सो द डिस्टेंस बिटवीन द हॉस्टल एंड द मेन कॉलेज बिल्डिंग मेक्स इट अ बीट डिफिकल्ट इन द रेनी सीजन, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके अलावा हॉस्टल और कॉलेज की जो मुख्य इमारत के बीच की जो दूरी है बारिश के मौसम में थोड़ी मुश्किल पैदा करती है। ओवरऑल जो भी है, कुल मिलाकर आई एम हैप्पी हियर एंड ट्राइंग टू एडजस्ट माई सेल्फ, प्लीज़ डोंट वरी अबाउट मी। ये आप हमेशा लिख सकते हैं किसी भी लेटर में। कुल मिलाकर मैं खुश हूँ और खुद को ढालने की कोशिश कर रहा हूँ, कृपया मेरी चिंता ना करें। विथ लव योर लविंग सन। आप यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे, कोई ब्रैकेट वैकेट नहीं लगाना है, डायरेक्ट आप अपना नेम लिख दीजिए। उम्मीद है कि आपको लेटर समझ में आया होगा।
अब बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन आपको किस पे लिखना था? एप्लीकेशन आपको अपने प्रिंसिपल के लिए लिखना है, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, पहले आप याद रखेंगे ये लाइन जो है ना, ये लाइन कभी भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ये लाइन हमेशा सीधी होनी चाहिए, जिस तरीके से इसमें हुआ है। तो आपको एप्लीकेशन लिखते समय या लेटर लिखते समय दोनों में ये ध्यान रखना कि ये लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ये लाइन हमेशा सीधी होनी चाहिए, इस तरीके से। तो आपने क्या लिखा? टू द प्रिंसिपल। आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, सिटी लिखेंगे और डेट लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिख दीजिए कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आप किस लिए ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लिख रहे हैं, सॉरी किस लिए आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। फिर उसके बाद रिस्पेक्टेड सर या मैडम, अगर आपको पता है कि आपके स्कूल के, आपके कॉलेज के प्रिंसिपल मेल हैं कि फीमेल हैं, तो सर या मैडम उसके अकॉर्डिंग लगाइए। लेकिन लेटर लिखते समय आप सर या मैडम दोनों का यूज करें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। चलिए, आप स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे कि मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ या निवेदन करनी चाहती हूँ कि मैं आपके कॉलेज में कक्षा 11वीं की या 10वीं की वाणिज्य, कला, विज्ञान, आर्ट, साइंस जो भी उससे रिलेटेड का छात्र हूँ या छात्रा हूँ, है ना, लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे मेरे पिता जो भारत सरकार में कार्यरत हैं, जो भी या किसी ऑफिस में कार्यरत हैं, उनका ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखिए, आई बेग टू स्टेट दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज स्टेइंग इन क्लास 11 आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, है ना। आप जो भी इसमें से लिखना चाहें एक ही लिखेंगे इसके। अगर आप आर्ट्स से हैं तो आर्ट लिख दीजिए, साइंस से हैं तो साइंस लिख दीजिए, कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स लिख दीजिए। माई फादर हु इज एम्प्लॉयड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सिटी अनदर स्टेशन, देयरफॉर आई विल हैव टू शिफ्ट माई फैमिली। मेरे पिताजी जो भारत सरकार में कार्यरत हैं, इस शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र। आप इस शहर, जो भी आपके शहर, आप शहर का नाम लिख दीजिए। दिस सिटी, या तो आप दिस सिटी ही रहने दीजिए। अनदर स्टेशन, अनदर स्टेशन का मतलब दूसरे शहर, है ना, कि दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया है, तो इसलिए मुझे अपने परिवार के साथ वहाँ पर ट्रांसफ़र होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू इशू मी अ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट सो दैट आई मेक द एडमिशन इन अ कॉलेज टू न्यू स्टेशन। आई शैल बी ग्रेटफुल फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि आपसे विनम्र निवेदन है। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है पैराग्राफ चेंज करते समय। तो आप लिखेंगे आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें ताकि मैं नए स्थान पर स्थित कॉलेज में प्रवेश ले सकूं। मैं आपके स्नेहपूर्ण विचार के लिए आभारी रहूँगा, ठीक है। उसके बाद आप थैंकिंग यू बोलिए। आप थैंक्स नहीं लिखेंगे, है ना, THANKS ऐसा करके कुछ भी नहीं लिखना है। आप लिखिए थैंकिंग यू योर ओबीडियंटली, और यहाँ पर आपको नेम लिखना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि नेम, जैसे मान लीजिए आपका नाम राहुल है, तो आप राहुल लिखने के बाद कोई ब्रैकेट या स्टार इस तरीके कोई तरीका नहीं लिखेंगे, ये सब गलत होता है। आप सिंपल नेम लिखेंगे राहुल, ऐसे इस तरीके से, बस, ठीक है। तो आप डेट लिखना चाहें तो डेट तो पहले ही लिख दिया है। अगर आप यहाँ पर डेट लिखने का मन नहीं है तो आप यहाँ पर भी डेट को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट अ रिपोर्ट ऑन अ विजिट टू अ हॉस्पिटल अबाउट, है ना, ये हॉस्पिटल है, अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। आपको हिंट्स भी दिया जाएगा। अब देखिए इस बात को समझिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप एक रिपोर्ट लिखिए, 80 से 100 वर्ड्स में लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको 20 से 25 वर्ड तो पहले ही दे रखा है। तो आपको इस रिपोर्ट में लिखना क्या है ये आपको बताया जा रहा है कि आपको यही लिखना है। आप लिख दीजिए, क्या लिखना है? आप इंट्रोडक्शन दीजिए। पहले ये समझिए कि अ विजिट टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का आप दौरा कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या क्या लिखना है? पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, आप परिचय दीजिए। फिर लिखेंगे एन एज ऑफ हॉस्पिटल्स, कि हॉस्पिटल कब से खुला है, और नर्सिंग होम्स कब से है, कब से सब संचालित है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, आपके कितने हॉस्पिटल देखे गए आपके द्वारा, उसके क्षेत्र की, उस क्षेत्र में कितनी संख्या है। बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट, योर इम्प्रेशन, है ना, और वहाँ की बिल्डिंग कैसी है, वहाँ के मैनेजमेंट कैसा है, और आपका क्या वहाँ पर प्रभाव पड़ा, आपकी राय क्या है इसके विषय में। तो आपको सारी चीज़ें बता तो दी गई, आप लिखिए। अगर आपको नहीं लिखने आ रहा है तो क्या करेंगे? तो आप अपने से आइडिया लगाइए कि हमको क्या करना है। आप सोचिए कि अगर आप एक अस्पताल में जा रहे हैं तो अपने ही शहर के अस्पताल में जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाइए और बताइए कि वहाँ के जो हॉस्पिटल है और नर्सिंग होम है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गए हैं, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? आप बताएंगे कि मैं पिछले रविवार को जो है इस अपने शहर के हॉस्पिटल में गया था।
तो इंट्रोडक्शन में बता दिया। फिर आपको क्या लिखना था, आपको लिखना था हॉस्पिटल और नर्सिंग होम्स के बारे में। तो उसमें लिख दीजिए कि नर्सिंग होम जो होता है वो जन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है ना। इस अस्पताल में जो पुरुषों और महिलाओं के जो बीच जो बेड लगाए गए हैं, बच्चों के लिए लगाए गए हैं, वो 200 बेड अलग अलग वार्ड में हैं। ठीक है, अब इन बिल्डिंग के रूप में लिखनी है। और अपना इंप्रेशन तो इसी तरीके से आप डॉक्टर और नर्स के बीच में कितने घंटे जो है 24 घंटे काम करते हैं, मरीजों को क्या सुविधा है क्या असुविधाएं हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आप लिख देंगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको रिपोर्ट नहीं लिखना है तो क्या करना है, तो आप चाहें तो एक आप लिख सकते हैं यहाँ पर आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इमेज देखकर आप घबरा गए, बिल्कुल नहीं, इमेज देख कर नहीं घबराना, ये भी हिंट ही है। क्या है, ये हिंट है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है को एजुकेशन के विषय में, मतलब सह शिक्षा। को एजुकेशन का मतलब क्या होता है, सह शिक्षा, को एजुकेशन। तो आपको कह रहा है कि लुक एट द सर्कल बिलो, ये सर्कल को देखिए, आपको यहाँ पर क्लूज दिए गए हैं, हिंट दिए गए हैं, और एक आर्टिकल लिखिए सह शिक्षा पर 80 से 100 वर्ड। तो दोनों में से आपको कोई एक लिखना है। तो यहाँ पर देखिए हिंट क्या थी, इट्स इम्पैक्ट ऑन बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़, मतलब जो सह शिक्षा का प्रभाव है वो लड़कियों और लड़कों पर दोनों पर पड़ता है, इसके विषय में लिखिए। इट्स यूजेस, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे है और कैसे है, इसको लिखिए। शिक्षा का महत्व क्या है, इसको लिखिए। और ये को एजुकेशन, तो इसी के बारे में लिखना है। इट्स मिसयूजेस, इसका दुरुपयोग कैसे होता है ये लिखिए। और आपका कंक्लूजन क्या है ये लिखिए। देखिए कितना आसान। तो इस चित्र का बनने से आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए, ये आपको क्लूज दे रखा है, थोड़ा डिजाइन में दे रखा है और क्या। तो आप कहेंगे सर ये नंबर क्या है, ये नंबर कुछ नहीं है, जो पेपर मैंने स्कैन किया है उस पेपर का नंबर है, सेट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो दोनों में से एक करना है, लेकिन मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, दोनों ध्यान से समझिए। तो पहले देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है अ विजिट टू हॉस्पिटल। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले हम आपको बताते हैं कि अस्पताल का दौरा करने के लिए एक रिपोर्ट। तो लास्ट संडे, पिछले रविवार, आई विजिटेड द सिविल हॉस्पिटल इन माई टाउन, अपने शहर के सिविल अस्पताल में गया था। नाउ डेज, आजकल हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स हैव बिकम एसेंशियल फॉर पब्लिक हेल्थ, आजकल अस्पताल और नर्सिंग होम जन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हो गए हैं। दिस हॉस्पिटल, अब बताइए उस हॉस्पिटल के बारे में बताइए। दिस हॉस्पिटल हैज सेपरेट वार्ड्स फॉर मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन विथ अबाउट 200 बेड्स। इस अस्पताल में पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए लगभग 200 बेड्स लगाए गए हैं। द बिल्डिंग इज नीट एंड वेल मेंटेन्ड एंड डॉक्टर्स एंड नर्सेस वर्क राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक का मतलब होता है 24 घंटे। यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं वो साफ़ सुथरी हैं, सुव्यवस्थित भी हैं। डॉक्टर और नर्स 24 घंटे काम करते हैं। पेशेंट्स आर ट्रीटेड विद केयर एंड प्रोवाइड्स प्रॉपर मेडिसिन एंड फूड। जो मरीज हैं उनको उचित दवाइयाँ, उनका सावधानीपूर्वक इलाज उपलब्ध कराया जाता है। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द क्लीनलीनेस, और वहाँ की जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के साफ सफाई, अनुशासन से मैं बहुत प्रभावित हुआ। और इस दौरे ने मुझे यह रियलाइज़ कराया कि जीवन बचाने और समाज की सेवा करने में अस्पतालों के बहुत ज़्यादा ही क्या है, महत्व है समाज में। तो इस तरीके से आप एक आराम से लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आर्टिकल किस पे लिखना है, को एजुकेशन, सह शिक्षा पर हमको लिखना है, सह शिक्षा। को एजुकेशन का मतलब क्या होता है, पहले ये बता दीजिए कि लड़कों और लड़कियों के लिए एक ही संस्थान में एक ही साथ शिक्षित करना, तो यही से कहते हैं को एजुकेशन। तो आप पहले लिख दीजिए को एजुकेशन मीन्स एजुकेटिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स टुगेदर इन द सेम इंस्टीट्यूशन। एक ही संस्थान में एक ही साथ शिक्षित करना, किसको, लड़कों और लड़कियों को। तो ये किस चीज़ में मदद करता है, इट हेल्प बोथ जेंडर्स डेवलप म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फिडेंस। यह दोनों लिंगों के बीच, दोनों जेंडर्स के बीच लोगों में आपसी सम्मान, समझ और आत्मविश्वास विकसित करने में मदद करती है। एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर ऑल, शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है। एंड को एजुकेशन प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बॉयज़ एंड गर्ल्स, और जो सह शिक्षा होती है, को एजुकेशन होता है, वो लड़कों और लड़कियों को समान अवसर प्रदान करती है। इट्स बेनिफिट्स इंक्लूड्स बेटर कम्युनिकेशन स्किल एंड रिमूवल ऑफ जेंडर बियस। इसके लाभों में बेहतर संचार और कौशल, लैंगिक पूर्वाग्रह का उन्मूलन शामिल है। हाउएवर, हालांकि मिसयूज ऑफ फ्रीडम शुड बी अवॉइडेड थ्रू डिसिप्लिन एंड गाइडेंस। हालांकि अनुशासन और मार्गदर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता के दुरुपयोग से बचा जाना चाहिए।
ओवरऑल कुल मिलाकर को एजुकेशन इज यूजफुल इन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर अ रियल लाइफ वेयर बोथ मेन एंड वुमेन वर्क साइड बाय साइड। कुल मिलाकर सहशिक्षा जो है, को एजुकेशन जो है, छात्रों को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करने में उपयोगी है, जहां पुरुष और महिला दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है ग्रामर की। ग्रामर को देखिए ध्यान से। पहला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ABCD मिलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 ही ध्यान से देखना है ना। कह रहा है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट। आपको ये सेंटेंस दे रखा है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। कह रहा है द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर, कॉमा नोट करना, व्हाट डिड यू टीच। मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर आपको नरेशन नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दे रखा है, उसमें आप देखेंगे नरेशन का। इंट्रोगेटिव वाला पढ़ लीजिए, एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंट्रोगेटिव का ही आता है। देखिए इंट्रोगेटिव जब आता है तो सैड टू चेंज हो जाता है आस्क्ड में, देखिए चेंज हो गया। दूसरी चीज़, जब WH से स्टार्ट होता है तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा को ही WH वर्ड की जगह पर रख देते हैं। तीसरी चीज़, ये जो यू है ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। द टीचर है इसलिए ही या सी। अब टीचर या तो ही हो सकता है या तो सी, यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं, इसलिए ही या सी दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसलिए हैड हो गया, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है। अब इसके बाद ये जो योर है, तो यू चेंज हो गया था ही में, तो आप कर दिए हिज। अगर आपने सी में किया है तो आपने हर कर दिया, अगर आपने दोनों लिखा है तो हिज या हर दोनों लिखिए। जिस तरीके से यू योर था तो ही हिज हो जाएगा, सी हर हो जाएगा। स्टूडेंट्स इन द मॉर्निंग, अब बाकी कुछ चेंज नहीं करना है। इसी तरीके से बहुत ही आसान होता है चेंज करना, मैंने आपको इस ट्रिक भी बता रखा है कैसे चेंज होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बी में। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है नेवर प्ले अ डर्टी गेम। ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्या है आपका? ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे चेंज होता है? पहले आपको लेट लगाना है, लेट लगाने के बाद नेवर आया है तो आप पहले क्या लगाएंगे? नो। उसके बाद क्या है? डर्टी गेम, तो आप लिखेंगे डर्टी गेम। उसके बाद आपको अपने से बी लगाना है और जो वर्ब होता है उसको आप थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, बस चेंज हो गया। आप इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, अ डर्टी गेम, पहले आपने ऑब्जेक्ट उठाया अ डर्टी गेम तो आपने लिखा अ डर्टी गेम। ठीक है, तो डर्टी गेम। अब देखिए, अच्छा एक बात और क्लियर कर दें कि यहाँ पर आर्टिकल अ का यूज क्यों नहीं हुआ, तो अ को हमने हटा दिया है। क्यों हटा दिया है? क्योंकि जो नो होता है इसके साथ आपको अ का यूज नहीं करना है और लेट के साथ आपको नो का ही यूज करना है, तो इसलिए यहाँ पे अ हट गया है। अगर आपने यहाँ पे अ को लगाना है तो यहाँ पे नॉट करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल आ जाएगा या कोई नंबर आ जाएगा या कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा, माई आवर योर, तो नॉट का यूज करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे हमने अ को हटा दिया। लेकिन जब हमने इसको ऑब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट के रूप में चूज किया तो हमने अ को मेंशन कर दिया। तो ये शुड का भी यूज कर सकते हैं, शुड, उसके बाद नेवर और बी अपने से लगाना है और प्ले को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। अगर आपको इसका रूल नहीं पता है तो रूल मैंने आपको एग्जाम जो है उसमें क्लास में बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं। पंक्चुएट द फॉलोइंग। नरेशन का पंक्चुएशन अच्छे से समझ लीजिए, आपको हमेशा नरेशन कहीं आता है। देखिए, प्रिया, किसी भी नाम का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल में होता है, इसलिए पी कैपिटल में रहेगा। और ये सेंटेंस का भी पहला लेटर है इसलिए ये कैपिटल में रहेगा। उसके बाद द डायरेक्टर ऑफ एन इंग्लिश स्कूल इन देहरादून। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये बताया गया कि प्रिया कौन है, इसलिए यहाँ पे कॉमा लगेगा, इसलिए यहाँ पे कॉमा लगाया गया है। द डायरेक्टर ऑफ, डायरेक्टर का डी कैपिटल होगा, ये भी नाउन है, डायरेक्टर हो गया। उसके बाद इंग्लिश का ई कैपिटल होगा, सब्जेक्ट का नेम है। तो जो भी नेम होता है ना, तो नेम का पहला लेटर कैपिटल होता है, इसलिए डायरेक्टर का डी कैपिटल है, इंग्लिश का ई कैपिटल है। स्कूल में कुछ छिड़काने नहीं करने, इन देहरादून भी नेम है इसलिए इसका डी कैपिटल हो गया। अब यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए। इसकी प्रिया के विषय में बता दिया गया, सैड टू द टीचर्स, टीचर्स तक। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लग गया। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर याद रखिए कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल में होता है, इसलिए यहाँ पे जो डू का डी है वो कैपिटल में हो जाएगा। नॉट कम्प्लीट, फुल स्टॉप करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे, आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से पूरे सेंटेंस में करना होता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। अब बारी आती है ट्रांसलेशन की। ठीक है, हमने पहले ही ट्रांसलेशन के विषय में आपको बताया है, बेसिक टू एडवांस ट्रांसलेशन की जो क्लास है ये इसमें रूल्स और एग्जांपल्स बताए गए हैं। अगर आपको नहीं आता है तो 0 से हमने स्टार्ट किया है EJMR से, और उसके बाद हाई लेवल तक, बिल्कुल उच्च लेवल तक ये क्लास गया है, तो आप वहाँ पर जाकर समझ सकते हैं।
कि अगर आपको बिल्कुल ट्रांसलेशन नहीं आता है, अगर थोड़ा बहुत आता है तो मैंने आपको सन ये सेट 7 हर एक साल 7 सेट आता है, तो 2019 से लेकर 2025 तक के अभी तक के पूरे जो क्वेश्चन की जैसे इसमें ये आया है तो इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करके पूरा प्रैक्टिस कराया है। आप इतना भी कर लेंगे तो ये ट्रांसलेशन जो है दिया गया है आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। आजकल यात्रा बहुत असुरक्षित हो गई है ना, हो गई है। जब भी आ है, ई है, आता है तो हमको यूज करना होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जो हमने यहाँ पे यूज किया है। तो आजकल के लिए नाउडेज, आप चाहे तो यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं लगाइए। यात्रा मतलब ट्रेवलिंग, यात्रा का मतलब क्या हो गया, ट्रेवलिंग। जब भी किसी नाउन को किसी वर्ब को नाउन बनाया जाता है तो उस वर्ब में आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म को नाउन के रूप में यूज कर सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जिरेंट, इसलिए ट्रेवलिंग हमने किया। तो ट्रेवलिंग सब्जेक्ट हो गया, इस सिंगुलर है तो हैज हो जाएगा, क्योंकि गई है, गया है, आया है। थर्ड फॉर्म हो गया, हो गया है, क्या हो गया है, बहुत असुरक्षित, वेरी अनसेफ। पहला सेंटेंस कंप्लीट। हम रात में बस में यात्रा नहीं कर सकते, तो सकने के लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं, नहीं करना कैन नॉट हो जाएगा। तो कौन नहीं, हम नहीं कर सकते, वी कैन नॉट क्या, यात्रा, ट्रेवल, बस में। आप अगर इन बस कर दिए तो गलत, बस के साथ प्रीपोजिशन लगता है बाई, इसलिए बाई बस, रात में, एट नाइट, नाइट के साथ एट लगता है ना। तो मे के लिए आप यहाँ पे इन का यूज नहीं करेंगे, दोनों जगह पे ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ बदमाश, सम मिसक्रिएंट्स, और एंड लुटेरे, रॉबर्स सवार हो जाते हैं बोर्ड द बस। ये ता है, ती है, आया है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, और यहाँ पे एंड लगाकर दो नाउन को जोड़ा गया है, सम मिसक्रिएंट्स और रॉबर्स, तो प्लूरल हो गया, इसलिए इसमें एस या ई एस का यूज नहीं हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है द बस, है ना, बस में सवार हो जाते हैं। आगे है बिना किसी सुरक्षा के, विदाउट एनी सिक्योरिटी, तो आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, सेंटेंस के लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो बिना किसी सुरक्षा के, विदाउट एनी सिक्योरिटी, बसें सुनसान रास्ते से रात में गुजरती हैं, बसें, द बसेस, है ना, सुनसान रास्ते से, पहले बसें गुजरती हैं, ता है, ती है, आया है, तो वहीं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, जिसमें सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल होगा तो सिंगुलर होगा तो एस या ई एस फॉर्म, प्लूरल होगा तो फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे है फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये बसेज है, ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म हमने यूज कर लिया, द बसेस पास, बसें गुजरती हैं सुनसान रास्ते से, थ्रू लोनली रोड्स, सुनसान रास्ते से, रात में, जैसे हमने यहाँ पे रात में के लिए एट नाइट का यूज किया था, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एट नाइट। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका लिटरेचर, है ना, जो आपके बुक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो लिटरेचर स्टार्ट हो रहा है, अब इसको ध्यान से देखिए। अगर आपने लिटरेचर अच्छे से पढ़ा है तो आप सभी क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। और यहीं से मैं आपको बता दें, ये गारंटी है मेरी, अगर आपने सेट 7 तक पूरा सॉल्व कर लिया तो क्वेश्चन आपके डायरेक्ट फंस जाएंगे, क्वेश्चन आंसर तो फंस जाते हैं, पूरा का पूरा फंस जाएगा। और कुछ नहीं फंसते हैं तो अगर आपने 2024 का भी पूरा और 2025 का भी पूरा, मतलब 7 सेट इधर 7 सेट उधर, पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, तो ये मेरी गारंटी है कि एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, एक क्वेश्चन भी। और 50 नंबर आता है लिटरेचर से डायरेक्ट, 50 नंबर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बात आपको समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आपको इसको आंसर देना है जो 30 से 40 वर्ड, मतलब 30 से 40 वर्ड्स के ही होने चाहिए। तो कह रहा है कि 5वें का जो ए है, इसमें आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, या तो ये करिए या तो ये। और का मतलब होता है या तो, या अथवा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है या तो आप ए में या तो ये वाला करिए या तो ये वाला, लेकिन मैं आपको दोनों का आंसर बता दे रहा हूँ। चलिए देखिए। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले ये समझ लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि हुज फ्रीडम वॉज कर्टलेट एज नरेटेड बाय मंडेला इन द लेसन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम
लेसन में मंडेला द्वारा वर्णित किसकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द टाउन ऑफ वल्लीज विलेज एंड इट्स फेयर फॉर वन साइड। वल्ली के गांव से शहर कितनी दूर थी और एक तरफ का किराया कितना था। चलिए दोनों पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहले हम लोग पहले का आंसर देखते हैं कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर में मंडेला द्वारा किसकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया था। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला सेज दैट नॉट ओनली हिज फ्रीडम बट आल्सो द फ्रीडम ऑफ द ऑल ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स वाज कटलेड। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में नेल्सन मंडेला कहते हैं कि न केवल उनकी बल्कि सभी जितने भी ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स हैं सभी लोगों की आज़ादी पर भी अंकुश लगाया गया। दे वर डिनाइड बेसिक राइट्स एंड वर फोर्स टू लिव अंडर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन। उन्हें बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया और नस्ली भेदभाव और उत्पीड़न के बीच जीने के लिए मजबूर किया गया। दूसरा क्वेश्चन कहा गया था, पूछा गया था कि वल्ली के गांव से शहर कितनी दूर थी और एक तरफ का किराया कितना था। तो द टाउन वॉज 6 miles अवे फ्रॉम वल्लीज विलेज। द फेयर ऑफ द बस ऑफ वन साइड वॉज ओनली 30 पैसे विच फैसिनेटेड वल्ली एंड इनकरेज्ड हर प्लान एंड हर फर्स्ट बस जर्नी अलोन। कस्बा जो था, सिटी जो था, वो वल्ली के गांव से 6 मील दूर था। कितने दूर था? 6 मील दूर था। और एक तरफ का किराया सिर्फ और सिर्फ 30 पैसे थे। 30 पैसे है ना। ऑप्शन में कभी कभी पूछता है MCQ में कि उसके घर से दूर कितना था, तो आप कहेंगे 6 माइल्स 30 पैसा था। तो ये सब याद रखिएगा। जिसने वल्ली को मोहित कर लिया और उसने पहली बस यात्रा अकेले करने के लिए प्रेरित भी किया। तो पांचवें में इन दोनों में से कोई एक करेंगे। या तो जब B में आएंगे तो इसमें भी उसी तरीके से देखिए 5 में A और B 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 A में भी 2 करके 2 दिए जाते हैं और B में भी 2 दिए जाते हैं। तो या तो इन दोनों में से कोई एक करना है, ये इन दोनों में से कोई एक करना है। तो इसमें मैंने आपको दोनों आंसर बता दिए, इसमें भी आपको दोनों बता देंगे। व्हेन एंड वेयर डिड द राइटर्स मदर एमिग्रेट्स। लेखिका की जो माँ है कब और कहाँ प्रवास कर गई। फॉर व्हाट पर्पज वर द राइटर एंड हिज फ्रेंड गोइंग टू बसरा। लेखक और उसका मित्र किस उद्देश्य से बसरा जा रहे थे। चलिए दोनों का आंसर देख लेते हैं ध्यान से। ध्यान रखिएगा 30 से 40 वर्ड्स बस लिखना है। तो लेखिका की माँ 1949 में लेबनान से कनाडा चली गई, लेबनान टू कनाडा 1949। उन्होंने अपने मूल स्थान को छोड़ दिया और एक नई देश में जाके बस गई जहां उनके परिवार को बेहतर अवसर और अधिक सुरक्षित भविष्य मिल सकता था। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि लेखक और उसके मित्र किस उद्देश्य से बसरा जा रहे थे। तो लेखक और उसका मित्र जो था वो एजेंट के द्वारा भेजी गई कुछ मूल्यवान वस्तुएं लेने के लिए और वापस लाने के लिए बसरा जा रहे थे। दे अंडरटुक द जर्नी फॉर बिजनेस पर्पस कनेक्टेड विथ देयर ट्रेड। वे अपने व्यापार से जुड़े व्यवसायिक उद्देश्य से यह यात्रा कर रहे थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट और 5 कंप्लीट हो गया है ना। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्लियर है। तो आइए बात करते हैं। तो पहले कह रहा है ध्यान से देखिए 60 वर्ड्स में लिखने हैं है ना, लॉन्ग समझिए इसको। अब कह रहा है कि एनीवन 6 का चाहे तो आप A करिए चाहे तो आप B करिए, इन दोनों में से कोई एक ही करिए, लेकिन मेरा काम है आपको दोनों बताना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज इन हिज लाइफ। मंडेला की स्वतंत्रता की भूख ने उनके जीवन को किस प्रकार बदल दिया। या तो आप इसका आंसर दीजिए या तो दीजिए व्हाट डज वल्ली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक। वापस आते समय वल्ली खिड़की से बाहर देखने क्यों मना कर देती है। चलिए दोनों का आंसर एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि मंडेला की स्वतंत्रता की भूख ने उनके जीवन को किस प्रकार बदल दिया। तो मंडेलाज हंगर फ्रीडम फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ कंप्लीटली। आज़ादी की चाहत ने मंडेला के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। इन द बिगिनिंग स्टार्टिंग में शुरुआत में ही वांटेड पर्सनल फ्रीडम। वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी समान जीवन चाहते थे, इसलिए शुरुआत में वे अपने परिवार के साथ खुशी खुशी समान जीवन जीने के लिए अपनी आज़ादी चाहते थे, पर्सनल फ्रीडम चाहते थे, टू लिव हैप्पी विथ हिज फैमिली एंड एंजॉय अ नॉर्मल लाइफ। बट सीइंग द सफरिंग ऑफ हिज पीपल ही सैक्रिफाइस्ड his comforts, joined and struggled against the apartheid and devoted his entire life
टू अचीविंग फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर ऑल साउथ अफ्रीकन्स। वे खुशी खुशी अपने फैमिली के साथ जीना चाहते थे, रहना चाहते थे, बस अपनी आज़ादी चाहते थे। लेकिन अपने लोगों को पीड़ा में देखकर उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष में शामिल हो गए और अपना पूरा जीवन दक्षिण अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, लोगों के लिए, पीपल, ठीक है, साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए आज़ादी और समानता हासिल करने के लिए समर्पित कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, वापस आते समय वल्ली खिड़की से बाहर देखने क्यों मना कर देती? क्यों मना कर देती है? इसलिए क्योंकि बाहर का नज़ारा उसे उदास कर देता है। ऑन हर रिटर्न जर्नी वल्ली रिफ्यूज टू लुक आउट द विंडो बिकॉज द साइट आउटसाइड मेक्स हर सैड। She sees the same young cow lying dead on the roadside which she had seen alive earlier. This incident shocks her and takes away the excitement of her first bus trip, filling her with sorrow and seriousness. वापस में वल्ली खिड़की से बाहर देखने से इनकार इसलिए कर देती है क्योंकि बाहर का नज़ारा उसे उदास कर देता है। वह सड़क के किनारे उस छोटी सी गाय को मरा हुआ देखती है जिसे अपने पहले जिंदा देखा था जाते समय। उसने पहले जिंदा देखा था, लेकिन वापस लौटते समय रिटर्न जर्नी में उसने उसको मरा हुआ देखा। इस घटना ने उसको झकझोर दे दिया और उसकी पहली बस यात्रा को जो पहले रोमांच से भरा हुआ था वो अब दुख में और गंभीरता में बदल गया। इसलिए वो खिड़की से बाहर नहीं देखना चाहती थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज द डिस्क्राइब इन द पोएट डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पोयम में जो कवि की मनोदशा है उसमें क्या परिवर्तन आया? या तो आप ये करिए, या तो आप 4 लाइन की एक कविता लिख के हमको दिखा दीजिए। ध्यान रखिएगा कि ये आपके सिलेबस में हो, और डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में भी एक कविता आया है तो आप उसको कॉपी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ मेरे पास आपके लिए एक ट्रिक है। अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में नहीं पोयम याद आया, ये उनके लिए है जिनको नहीं याद आया या जिन्होंने नहीं लर्न किया, तो आपके एग्जाम अभी पेपर में देखेंगे 1 2 3 4 4 लाइन की कविता इस तरीके से दी गई, तो आप इसको उल्टा करके लिख दीजिए 4 3 2 1 में। ये लाइन इस तरीके से लिख दीजिए, आपका पोयम कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 तो आपको अपने से नंबर दे रहा है, लिख लीजिए। इसी तरीके से आप 1 2 3 4 को 4 3 2 1 में लिख दीजिए, पोयम कंप्लीट। ठीक है, बात समझ में आया? ये उनके लिए है जिनको कविता पोयम नहीं लर्न है, भूल गए हैं। या तो डस्ट ऑफ स्नो के विषय में लिख दीजिए। तो दोनों को मैं आपको बताता हूँ, दोनों का आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, आप दोनों में से कोई एक करेंगे। चलिए, तो पहले इसके विषय में चर्चा करते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो पोयम में जो पोएट की जो मनोदशा है उसमें क्या परिवर्तन आया। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है डस्ट ऑफ स्नो, है ना, ये बात याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में भी पूछता है, ऑप्शनल में पूछ लेता है, इसमें एमसीक्यू में। द पोएट्स मूड चेंजेस फ्रॉम द सैडनेस एंड ग्लूम टू चीयरफुलनेस एंड होप। कवि की मन उदासी और निराशा से बदलकर खुशी और आशा में बदल जाता है। इनिशियली शुरुआत में ही इज एन अ डिप्रेस्ड रिग्रेटफुल मूड, बट द सिंपल एक्ट ऑफ अ क्रो शेकिंग स्नो ऑन हिज रिफ्रेशेस हिज माइंड एंड लिफ्ट्स हिज स्पिरिट्स मेकिंग हिम फील पॉजिटिव। शुरुआत में तो वो उदास और पछतावे से भरे हुए थे, एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन जो क्रो मतलब कौवा जो आता है वो पेड़ की टहनी पे बैठ जाता है, बर्फ उस पर गिरता है और बर्फ उन पे गिरने से उनके मन को तरोताज़ा कर देती है और उनका उत्साह बढ़ जाता है, जिससे वह सकारात्मक महसूस करते हैं। तो ये जो सिंपल सा एक्ट था, एक छोटी सी चीज़ थी, एक छोटी सी क्रिया उनके मन को सैड से हैप्पी में चेंज कर देती है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। हेमलॉक ट्रीज था, ट्री का नाम क्या था? हेमलॉक। अब दूसरी बात, एक पोयम लिखना था, तो मैंने यहाँ पर 4 लाइन की कविता लिख दी है। आपके अकॉर्डिंग जो लर्न हो आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपने अकॉर्डिंग एक चैप्टर से उठाकर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर है कि इस एकाकी में बादल की तरह भटक रहा था जो घाटियों और पहाड़ियों में ऊंचे स्थान पर तैरता है। When all at once I saw a crowd, जब अचानक से मैंने एक भीड़ देखी तो सुनहरे डेफोडिल्स की टोली निकली। ठीक है, ये आप अपने से भी करेंगे, ये अपने से ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 सेंट्रल आइडिया लिखना है। जो यहाँ पर तीनों दिए गए हैं 1 2 3, तीनों में से किसी एक पर 40 से 50 वर्ड में सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो मैंने आपको बताया कि आप सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 7 तक, कहाँ से, सेट नंबर 1 से 7 तक 2025 का ही बस देख लीजिए, क्योंकि 7 सेट होते हैं, एक सेट में 3 पूछे जाते हैं, तो टोटल जो हो जाएंगे 21 सेंट्रल आइडिया हो जाएंगे। और आपके चैप्टर में 21 है क्या, नहीं है ना, मतलब कुल रिपीट हो रहा है। अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो एक ही फंस जाएगा, और अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो बस कोई 4 से 5 या 3 से 4 सेंट्रल आइडिया रट लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो रटना है तो वैसे, नहीं तो पूरा सेट पढ़ ही रहे हैं, पूरा सेंट्रल आइडिया को अच्छे से रटा लिए। बार बार पढ़ेंगे। देखिए अ टाइगर इन द जू रिपीट हो चुका है, हाउ टेल ये भी रिपीट हो चुका है, द ट्रीज ये भी रिपीट हो, तीनों रिपीट हो चुके हैं, आज फिर से रिपीट हो रहे हैं। तीसरा और चौथा सेट ही चल रहा है, अभी 3 सेट बाकी है इसके बाद। ठीक है, चलिए तीनों को देखते हैं 40 से 50 वर्ड में। पहले हम लोग देखते हैं अ टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू जो होता है, यह कविता जो होती है बाघ की स्वाभाविक शक्ति, नेचुरल स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी इन द वाइल्ड, और उसकी सुंदरता चिड़ियाघर में उसके संयमित जीवन के बीच में जो अंतर होती है उसको उजागर करती है। इट्स शो हाउ कैपिटल्स इज, यहाँ पे ये दर्शाती है कि कैसे जो कैद की वजह से जो बाघ की सहज प्रवृत्ति में उसकी स्वतंत्रता को अंदर ही अंदर मार देती है, कूद देती है, वो बेचैन और हमेशा के लिए बेचैन ही हो जाता है। रेस्टलेस एंड पावरलेस एम्फेसाइज द क्रुएल्टी ऑफ कॉन्फिनमेंट, वो हमेशा बेचैन ही रहता है, शक्ति विहीन महसूस करता है, उसको लगता है कि हम किस कैद में हैं, कारावास की क्रूरता पर जोर देते हुए हमेशा सैड रहता है। तो ये जो टाइगर जो जू में रहता है ये इसके लिए है। वाइल्ड की भी चर्चा की गई है, तो दोनों में डिफरेंस ही है इस चैप्टर में। ठीक है, दूसरी बात है, अब 30 से 35 कितने वर्ड्स में लिखना है आप देखिए ध्यान से, 40 से 50 वर्ड ही तो लिखना है, तो बस इतना ही लिख दीजिए, और क्या ज़्यादा थोड़ी लिखना है, 40 से 50 वर्ड में। दूसरा है हाउ टेल टू वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों कैसे पहचाने, ये रोआल्ड डाल की ये जो है पोयम है। दिस ह्यूमरस पोयम, ये जो है एक हास्य पोयम है, पाठकों को जंगली और जानवरों उसके व्यवहार के रूप रंग और पहचानने के मार्गदर्शन करती है। यह कवि के प्रकृति है ना, प्लेफुल ऑब्जर्वेशन एंड नेचर एंड टीचेस चिल्ड्रन टू नोटिस एनिमल ट्रेट्स वाइल एंटरटेनिंग देम विथ अम्यूजिंग एक्सैगरेशन। मतलब यहाँ पे है कि बच्चों को जानवरों के लक्षणों को पहचानने की शिक्षा देती है, किस तरीके से आपको कुछ दिखे जंगल में तो आप कैसे मनोरंजन के और अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है कि कैसे पहचानेंगे जानवरों को। उसके बाद तीसरा जो सेंट्रल आइडिया है वो है आपका द ट्रीज से। द ट्रीज ये फिलिप लार्किन के द्वारा लिखी गई है। कविता जो है रिफ्लेक्ट करती है रिन्यूअल एंड होप, मतलब नवीनीकरण और आशा को दर्शाती है। लार्किन डिस्क्राइब्स हाउ ट्रीज regain life every spring, symbolizing nature's resilience and possibility of regeneration, offering a sense of optimism and continuity despite past हार्डशिप्स और डिके। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कैसे जो ट्रीज होते हैं वो हर बसंत ऋतु में अपना जीवन प्राप्त करते हैं और प्रकृति के लचीलेपन और पुनर्जन्म की सद्भावना का प्रतीक है। और अतीत की कठिनाइयों या क्षय के बावजूद, टूटने के बावजूद, इतनी कठिनाई आने के बावजूद, बिखरने के बावजूद वो उनके अंदर एक आशा पनपती रहती है, निरंतरता का भाव हमेशा प्रदान रहता है कि बसंत ऋतु आएगा तो हम लोग फिर से उजागर हो जाएंगे, उग जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, आंसर द एनी वन 30 से 40 वर्ड। ए और बी दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन करना है और ये आपको 30 से 40 वर्ड्स में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वाई वाज द थीप हरि सिंह ग्रेटफुल टू अनिल, चोर हरि सिंह अनिल का आभारी क्यों था। दूसरा कह रहा है व्हाट शुड वन टू डू, ये क्या है, ये कुछ इरर है तो इसको छोड़ देते हैं अभी। डॉग्स एज द एक्सपीरियंस्ड बाई हॉरेस डेनबी, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हॉरेस डेनबी के अनुभव के अनुसार कुत्तों को शांत, ये क्वाइट है, ये ना क्वाइट है, QUITE। ठीक है, इसको मैं इरेज करके भी बता देता हूँ, ये एन एक्स्ट्रा आ गया है, QUIET होगा। ठीक है, क्वाइट। तो कुत्तों को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए, चलिए दोनों पर आंसर देखते हैं। पहला, आपको दोनों में से कोई एक ही करना है, ध्यान रखिएगा। हरि सिंह वॉज ग्रेटफुल, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि चोर जो था वो हरि सिंह अनिल का आभारी क्यों था। देखिए, हरि सिंह वॉज अ ग्रेटफुल टू अनिल बिकॉज अनिल ट्रीटेड हिम काइंडनेस एंड ऑनेस्टली इंस्टीड ऑफ एंगर ऑन पनिशमेंट।
हरि सिंह जब चोरी करके भाग जाता है तो अनिल सिंह का आभारी इसलिए था कि अनिल ने उसके व्यवहार के साथ, चोरी करके जब वापस आता है उसको ग्लानि महसूस होती है तो वापस आता है, जब वापस आता है तो उसको उसका जो व्यवहार था अनिल सिंह का, वो क्रोध या दंड नहीं देता, उसे पनिशमेंट नहीं करता है, गुस्सा नहीं करता है, बल्कि दया दिखाता है और ईमानदारी से व्यवहार करता है। इसलिए अनिल के विश्वास और निष्पक्षता ने हरि सिंह को सम्मान का एहसास कराया और उस पर गहरी छाप छोड़ गई। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि हॉरेस डेनबी के अनुसार कुत्तों को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए। तो डेनबी ने पाया कि कुत्ते को शांत करने के लिए बस शांत रहना चाहिए, स्पीक सॉफ्टली एंड अवॉइड सडन मूवमेंट्स, और धीरे से बोलना चाहिए, अचानक हरकत करने से बचना चाहिए। शोविंग कॉन्फिडेंस एंड जेंटलनेस हेल्प्स द डॉग फील सेफ, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम द बार्किंग और बिकमिंग एग्रेसिव। आत्मविश्वास रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, जेंटलनेस सौम्यता दिखाना चाहिए, इससे कुत्तों को सुरक्षित महसूस होती है। और जब कुत्ते खुद सुरक्षित महसूस करते हैं तो जिससे वे भौंकने या आक्रामक होने से बच जाते हैं, तो वो भौंकते या आक्रामक नहीं होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, सेट 4 का। इसमें से आपको कोई एक ही क्वेश्चन करना है, 60 वर्ड्स लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर पीपल लाइक अनिल एंड हरि सिंह फाउंड ओनली इन द फिक्शन और इन रियल लाइफ आल्सो, गिव योर ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन द थीव्स स्टोरी। करेक्ट, क्या अनिल और हरि सिंह जैसे लोग केवल कल्पना में ही पाए जाते हैं या वास्तविक जीवन में भी? चोर की कहानी, ये जो द थीव स्टोरी है, इसके पाठ के आधार पर अपनी राय दीजिए। या तो इसका आंसर दीजिए, या तो आप इसका आंसर दीजिए कि व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। एक वैज्ञानिक के निर्माण में कौन से गुण शामिल होने चाहिए? दोनों का आंसर हम देखेंगे, लेकिन ध्यान रखना है आपको सिर्फ एक ही आंसर लिखना है एग्जाम में। तो पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं कि अनिल सिंह और हरि सिंह जैसे लोग कल्पना में है कि वास्तविक में पाए जाते हैं। देखिए पहले तो आप ऐसे समझिए कि ऐसी जो स्टोरी है ना, ये असल ज़िंदगी में मिलती है। अनिल और हरि सिंह जैसे लोग रियल लाइफ में भी पाए जाते हैं और साथ ही साथ कल्पना में भी पाए जाते हैं। आप कल्पना करेंगे, कल्पना में भी, रियल लाइफ में भी। अनिल की दयालुता, अनिल काइंडनेस एंड ट्रस्ट सो दैट जनरसिटी एक्सरसाइज इन एवरीडे लाइफ। अनिल की दयालुता और विश्वास दर्शाता है कि उदारता रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद है, जबकि हरि सिंह का बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, रिफ्लेक्स, मतलब यह दर्शाता है कि लोग गलत रास्ते पर चले गए हैं, वे भी चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं। लाइफ ऑफन मिरर्स, जिंदगी अक्सर ईमानदारी, विश्वास और मुक्ति की ऐसी कहानियां दिखाती हैं। ऑनेस्टी, ट्रस्ट एंड रिडेम्पशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वालिटीज ऑफ साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट में क्या क्वालिटी होना चाहिए? तो एक वैज्ञानिक जो होता है वो उसमें क्यूरियोसिटी, पेशेंस एंड अकीन ऑब्जर्वेशन पावर होना चाहिए। मतलब उसमें धैर्य रहना चाहिए, एक जिज्ञासु रहना चाहिए और गहरी अवलोकन शक्ति होनी चाहिए। दे शुड बी लॉजिकल, क्रिएटिव एंड विलिंग टू एक्सपेरिमेंट एंड लर्न फ्रॉम फेलर्स। उन्हें लॉजिकल रहना चाहिए, या तो ऐसे समझिए कि उन्हें लॉजिकल और क्रिएटिव प्रयोग करने चाहिए और जितनी बार वो असफल हो उससे सीखने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। डेडिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर इसेंशियल टू एक्सप्लोर न्यू नॉलेज एंड कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू साइंस। यहाँ पे कहा जा रहा है नए ज्ञान की खोज करने और विज्ञान में सार्थक योगदान देने के लिए समर्पण, आलोचनात्मक सोच और समस्या का समाधान कौशल आवश्यक है। थैंक यू। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब आपने सेट नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। सेट नंबर 5 हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। मैं डेली 6 से 6:15 के बीच में लाइव आता हूँ। अगर आपको कोई भी समस्या है तो इन समस्या को निपटाने के लिए आप डेली जुड़ सकते हैं, ठीक है। डेली मैं सभी बच्चों के समस्याओं को समाधान करता हूँ। इसके अलावा आपको सामाजिक विज्ञान, हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, इन सभी चैप्टर्स के
प्रीवियस इस पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ओपन करके देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।